हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर। अगर आप मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम है शालिनी जायसवाल। अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं और हमारे इस आगाज़ बैच में आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और जीएस और मैथ्स, उसके प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो रही होगी क्योंकि सिस्टमेटिक वे में उन सारी वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाती हैं। तो आप यहाँ से इस बैच को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा प्लैटिनम क्लास का एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप उसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आप उस पर फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं जिसे आप जाके सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आप एक साथ पढ़ भी रहे हैं और आप उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर होगी। ये मेरा थर्ड क्लास है, क्योंकि ये मेरा थर्ड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा था और सेकंड क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में पढ़ा था। आई होप आपको उन वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और आपने उनको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देखिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में देखा था, हमने आरबीआई को भी डिटेल में पढ़ लिया था। आज भी हम बैंक पढ़ेंगे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये ऐसे पोर्शंस हैं ना जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप को छोड़ के नहीं जाना है उनको और उन्हें अच्छे से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग सिस्टम। ओके, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। लास्ट क्लास में जब हमने आरबीआई पढ़ा था तो हमने आरबीआई का ओरिजिन भी पढ़ा था और हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत ये तो जान ही लिया था कि बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी, बैंक की हमें नीड क्यों ही पड़ी थी। आज हम देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया में रेगुलेट किस तरीके से होता है, ठीक है। ओवरऑल कंट्रोल तो इसे आरबीआई ही करती है, लेकिन बैंक का जो रेगुलेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो बैंक का और बैंक की ज़रूरत हमें पड़ी ही क्यों, ठीक है। तो क्या होता था कि पहले जब लोगों के पास पैसे होते थे, जब उनके खर्चों से कुछ पैसे जब उनके पास बच जाते थे तो वो उसे उन घरों में सुरक्षित रखते थे, ठीक है। लेकिन उस पैसों का कोई फर्दर यूज़ नहीं हो पाता था और फर्दर यूज़ ना होने की वजह से वो पैसे मल्टीप्लाइड नहीं हो पाते थे, क्योंकि अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक वो पैसे फिर आगे किसी को लोन पे देती है, तो उन पैसों से पैसे को बनाने का जो काम होता है वो बैंक करती है। और अगर आप अपने सुरक्षित पैसों को, आपकी जो सेविंग्स हैं उसे आप घर में ना रख के अगर आप उसे बैंक में रख रहे हैं तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो मेजरली बैंक का सिर्फ दो ही काम होता है। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है, आपके जो वो अमाउंट्स हैं, जो आपकी सेविंग्स है उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें अपने पास सुरक्षित रखना। और दूसरा, ग्रांटिंग लोन्स। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो उसे लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम का जो एरा है इसमें लोन की रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। हर तरह के लोन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, हाउस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप किसी काम को इनिशियली अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि आप उस काम को सही ढंग से कर सकें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको वो सारे खर्चे खुद बेयर करने होते हैं। अगर आपको अपने स्टार्टिंग स्टेज में है तो आपका जो इन रिटर्न होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सारे खर्चे आपको खुद से करने हैं। तो इसलिए पहले हम बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है। लोन लेने से एक पूरा लमसम अमाउंट हमारे पास आ जाता है, फिर उन पैसों से धीरे धीरे हम उन पेमेंट्स को करते हैं और जब हमारा वो बिज़नेस चल जाता है तो फिर आपका वो इनकम एक्सपेंडिचर वो टाइम टू टाइम होता रहता है, ठीक है। आई होप इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो बैंक था हमारा वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में खोला गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, हो सकता है आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए कि पहला बैंक कौन सा था। इंडिया का पहला बैंक
तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हो सकता है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो पूछ लिया जाए, तो वो था 1770। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बैंक के टाइप्स वगैरह, तो हम डिटेल में जानेंगे कि बैंक अलग अलग जो तरीके के बैंक्स होते हैं उनका काम किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुआ था, और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था, ठीक है। क्योंकि बैंक की ज़रूरत तो हर एक पर्सन को है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं, आप अगर किसी एक गली से मुड़ रहे हैं, आपको नॉर्मली हर गली में एक बैंक ज़रूर मिल जाएगा आपको। और आज का तो टाइम ऐसा है कि नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं, गवर्नमेंट बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी भी देते हैं। तो पहले तो लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं बन पाता था, लेकिन अब प्राइवेट बैंक जो है वो भी गवर्नमेंट बैंक को बीट कर रहे हैं, उनकी भी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा होता है उनका, तो लोग प्राइवेट बैंक्स की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे 19 जुलाई 1969 को सिर्फ 14 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था, और 50 करोड़ का जो अमाउंट था वो इन बैंक्स का टोटल अमाउंट था। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया था, ठीक है, और जिसमें 200 करोड़ का टोटल अमाउंट था, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड था और 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज था, मतलब अलग अलग फॉरेन की करेंसीज। क्योंकि ये सब जो होता है ना, ये सब आपको ये दिखाता है कि आपके पास इतना धन आपके पास सुरक्षित है। वो सारे कैश के फॉर्म्स में नहीं होते हैं, कुछ आपके गोल्ड के फॉर्म्स में होते हैं और कुछ फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। आई होप इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बैंक था, और इसे हम आज के टाइम में SBI के नाम से जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो पावर है कह सकते हैं, या फिर सबसे बड़े लेवल पे जो बैंक है वो है SBI, क्योंकि ये काफ़ी पुराना बैंक है। इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और प्रेजेंट टाइम में हम इसे SBI के नाम से जानते हैं। आई गेस ये 1929 का है, 1929 का ये बैंक है, ठीक है। आई होप इतना सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके बैंकिंग सिस्टम में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, जिसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं, ये तो एक अपेक्स बॉडी है ही, और ये किस तरीके से दूसरे बैंकों को रेगुलेट करती है ये भी हम देखेंगे। तो बैंक को जो होता है ना, उसको फर्दर कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। आगे हम उनके जितने भी कैटेगराइज सेगमेंट्स हैं उसको डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे है शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक्स वो होते हैं जो कि RBI एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए RBI एक्ट आया था ना 1934 में, उसके बाद ही RBI को बनाया गया था 1935 में। तो RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जो मेंशन है वो सब आते हैं शेड्यूल बैंक में, और जो RBI एक्ट में मेंशन नहीं है सेकंड शेड्यूल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेंशन नहीं है वो आते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स में, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि शेड्यूल, क्योंकि जब RBI को बनाया गया था ना, तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे और जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हुआ था कि RBI तो उन सबको देखेगी और ये बैंक अपना काम और बेहतर ढंग से करते जाएंगे, और वो बैंक्स मोस्टली वो बैंक्स आज भी एग्जिस्टेंस में हैं, और जिन बैंकों का ऐसा लग रहा था कि अस्तित्व ही अब ख़त्म हो रहा है, उनको दूसरे बड़े बैंकों के साथ मर्ज कर दिया गया था, सो दैट वो अपने काम को और भी बेहतर ढंग से कर सकें, ठीक है।
आगे देखेंगे शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स को कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरीज में, एक होते हैं कमर्शियल बैंक, एक होते हैं कोऑपरेटिव्स बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक्स नॉर्मली जो हम अपने पर्पस से जिन बैंक्स को जानते हैं वही होते हैं कमर्शियल बैंक, जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं, हम आगे जानेंगे कौन कौन से। पहले आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अच्छा आपको नहीं लगता कि पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक ये दोनों सेम हैं? किसी को ऐसा तो लगता ही होगा कि नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक सेम है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक हैं जो पहले से एग्जिस्टेंस में थे और उन्हें एक टाइम के बाद नेशनलाइज्ड कर दिया गया, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो हैं जो नए नए बैंक अब इस टाइम भी आ रहे हैं और जिनका 51% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, 51% ऑफ शेयर जिसका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं वो बैंक सबके लिए होता है। ठीक है, सबके लिए होता है मतलब उसमें हर वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो उसमें जा सकता है। वैसे तो सभी बैंकों में जा सकते हैं, लेकिन कुछ बैंक के क्राइटेरियाज भी होते हैं, जैसे वहाँ पे उनका मेंटेनेंस चार्ज होता है। लेकिन ये बैंक ऐसे होते हैं कि अगर आपका खाता उस बैंक में है और अगर आप अपने खाते को मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं तब भी वहाँ पे कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से सरकारी होते हैं। तो सरकार किसी तरह का कोई आप पे दबाव नहीं बनाती है। अगर आपके पास पैसे अधिक हैं तब आप उन्हें बैंक में रखिए, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। प्राइवेट सेक्टर्स बैंक जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट पर्सन का ही होता है, लेकिन उसको भी हमारी जो RBI होती है वो कंट्रोल करती है। और उसके साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके भी शेयर्स होते हैं, लेकिन वहां पे 51% जो शेयर्स होते हैं, 51% जो शेयर्स होते हैं वो उस प्राइवेट बैंक के होते हैं। ठीक है, लेकिन नियम कानून सारे उसको फॉलो करने हैं RBI के ही। ठीक है, क्योंकि उसे लाइसेंस तो अल्टीमेटली RBI ने ही दिया है। तीसरा है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक नॉर्मली क्या होता था कि जो प्राइवेट्स और पब्लिक सेक्टर्स बैंक होते थे उनको ऐसी जगहों पे खोला जाता था जहाँ पे मतलब लोगों की गैदरिंग ज़्यादा थी, या फिर कुछ ऐसी जगह जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था कि जो गांव का जो इलाका था या फिर जो एग्रीकल्चर थी, हमारी जो एग्रीकल्चर इकॉनमी थी वो पीछे रह जा रही थी। अगर फार्मर्स वगैरह को चाहिए होता था लोन, या फिर उनको अगर कोई बैंकिंग सर्विस चाहिए होती थी, तो उन्हें बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आना पड़ता था। तो वहाँ से RRB का कॉन्सेप्ट आया कि रीजनल रूरल बैंक को बनाया जाए, जो पूरी तरह से जिसका फोकस जो होगा वो रूरल पीपल पे होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको लोन्स भी चीप रेट्स पे प्रोवाइड हो जाती थी। वहाँ पे वो ऐसी जगहों पे होता था कि वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पे उस बैंक को खोला जाए। आगे भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता था, रीजनल रूरल बैंक में इसे भी अल्टीमेटली RBI ही रेगुलेट करती थी। यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड पे। RRB, इसे नरसिम्हम कमेटी के थ्रू लाया गया था, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स जो बैंक थे वो बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे थे। ठीक है, और डे बाय डे जो उनका ये बैंकिंग सिस्टम था वो इंक्रीज भी होते जा रहा था। इन सब में पीछे कौन रह जा रहा था? जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे या फिर जो गांव के लोग थे, वो लोग बैंक की सर्विस उनको नहीं मिल पा रही थी। तो वहाँ उस टाइम पे नरसिम्हम कमेटी ने ये उनकी बैठक हुई थी और वहाँ पे फिर उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमी और रूरल डेवलपमेंट के लिए RRB को फॉर्म करा। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक ऐसा बैंक होगा जो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो स्पॉन्सर्स बैंक थे, सेंट्रल बैंक पे वहाँ पे
50% का उनका शेयर्स था। बैंक के जो शेयर होंगे वो 35% के होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के जो शेयर होंगे वो सिर्फ 15% होंगे। ये आरआरबीज आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका शेयर उस बैंक में 50% होगा, ठीक है। जो वो पर्टिकुलर बैंक होगी उसका शेयर वहाँ पे 35% होगा और जिस भी स्टेट में होगा या फिर जिस भी राज्य में वो बैंक होगा वहाँ का शेयर उसका 15% का होगा। तो इस तरीके से बैंक और सरकार और जो उस देश की राज्य सरकार थी उन तीनों ने के सहयोग से आरआरबी का काम किया जा रहा था, ठीक है। इसे हमने डिटेल में पढ़ लिया, आगे हम देखेंगे फिर। हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट टाइम में 12 हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स तो एक लिए होंगे आपने। और फॉरेन बैंक वही होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से जो उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे वो तो इंडियन बैंक है। फॉरेन बैंक में ये एग्जाम्पल इसका डोंट नो, मैं मेंशन कर दूंगी, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है। रीजनल रूरल बैंक हमने समझ लिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वो होते हैं जो एक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि उनके पास 200 करोड़ का जो हो, 200 करोड़ अमाउंट का उनका पहले से होना चाहिए। 200 करोड़ का अमाउंट उनके पास होना चाहिए और एटलीस्ट 10 इयर्स से वो लोग एग्जिस्टेंस की तरह काम करें। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा अलग अलग अमाउंट, ठीक है, कि किस तरीके से वो काम करेंगे। ये बैंक्स वैसे ऐसे इलाकों पे इन बैंक को खोला जाता है ना जिस जगह पे लोगों की रीच नहीं हो पाती है, वहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल दिए जाते हैं। जैसे आपके जो छोटे छोटे रूरल सेक्टर्स होते हैं उनको फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेजरली ये लोन प्रोवाइड करने का ही काम करते हैं और ये लोन प्रोवाइड करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, इस तरीके से इनका काम होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम का जो टाइम है उसमें ये पूरा एक बैंक ही बन चुका है, क्योंकि आरबीआई ने इन्हें भी लाइसेंस प्रोवाइड करा है, तो ये भी अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं। तो इसमें नॉर्मली यही होता है कि लोन प्रोवाइड करते हैं और डिपॉजिट्स को रखते हैं। लास्ट है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट अभी इधर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हैं यूपीआई की रिक्वायरमेंट सबको है, ठीक है। यूपीआई है, यूपीआई से हम लोग पेमेंट करते हैं, या फिर हम कैशलेस जो इंडिया है उसका कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हर चीज़ों का पेमेंट हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो पेमेंट बैंक्स जो होते हैं नॉर्मली इसमें कुछ चीज़ें फिक्स है कि जैसे यहाँ पे आप 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे इनका जो होना चाहिए 100 करोड़ का होना चाहिए। अगर इन पेमेंट बैंक अगर आपको खोलना है तो 100 करोड़ तक का आपका जो कैपिटल हो रहा है वो होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, बैंकिंग कोड के बारे में समझते हैं, ठीक है। बैंकिंग कोड्स, जैसे कि हमने बहुत सुना है आईएफएससी कोड के बारे में। आईएफएससी मीन्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ये जो होती है इंडियन आईएफएससी कोड, ये हर बैंक की अलग अलग आईएफएससी कोड्स होती हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई जो होती है वो ब्रांचेस को प्रोवाइड करती है आईएफएससी कोड, और ये 11 डिजिट की होती है। ये याद रखिएगा कि आईएफएससी कोड 11 डिजिट की होती है, जो कि अल्फा न्यूमेरिक होती है। मीन्स उसमें लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। जिसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों आते हैं उसे हम अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है? फंड ट्रांसफ़र के लिए। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम नेफ्ट कर रहे हैं, या हम आरटीजीएस कर रहे हैं, या फिर हम आईएमपीएस कर रहे हैं। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ठीक है।
इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, अगर आपको इंस्टेंटली कहीं पेमेंट करना है तो आप IMPS को यूज़ करेंगे, ये आपके चार्जेबल होते हैं। RTGS जो होता है वो आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये जो होता है आपका वो तुरंत पहुंच जाता है। लाइक आपने यहाँ से किया, यहाँ से आपने पैसे भेजे और सामने वाले को तुरंत रिसीव हो गया। ये 2 लाख से ऊपर तक का होता है अमाउंट, तभी RTGS होता है। और जो नेफ्ट होता है, नेशनल फंड ट्रांसफ़र जो होता है, ये आपका एक बैचेस में होते हैं, अलग अलग बैचेस बनते हैं कि कौन से बैच में कौन सा अमाउंट ऐसे भेजना है। अब तो पूरे टाइम का होता है, आप बैंक पे सिंपली आप नेफ्ट का फॉर्म फिल करके आ जाइए और आप अपना चेक देकर आ जाइए, आपका बहुत ईजिली वो पेमेंट हो जाता है। तो ये जब इन सब से हमें पेमेंट करना होता है तो वहाँ पे हमें IFSC कोड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वहाँ पे दोनों बैंक्स के IFSC कोड्स को मेंशन किए जाते हैं। जिस बैंक से आप भेज रहे हैं उस बैंक का IFSC कोड और जिस बैंक को भेज रहे हैं उस बैंक का IFSC कोड, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक हमने जैसे पढ़ा था, तो ये आपका हो गया न्यूमेरिक, सॉरी अल्फ़ा, और ये हो गया आपका न्यूमेरिक। जैसे स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं वो होता है आपका बैंक का कोड, ठीक है। बीच में एक जो 0 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, वो हर IFSC कोड में होगा। और जो लास्ट के 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके ब्रांच के कोड। ऐसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो पहले के 4 डिजिट आपके बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो 0 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता ही है, और जो लास्ट के 5 डिजिट होते हैं वो आपका ब्रांच कोड होता है, ठीक है। दूसरा बैंकिंग कोड देखेंगे, हम समझेंगे MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये भी अलग अलग बैंक्स को RBI प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनके ब्रांचेस को, बैंक के ब्रांचेस को प्रोवाइड किए जाते करने के लिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हम तो बैंक में अपना चेक देकर आ जाते हैं, लेकिन हर बैंक में अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन में अगर 20 कस्टमर्स आए और उन्होंने 20 चेक हमें देकर गए तो हम तुरंत उन्हें लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर बैंक का एक टाइम फिक्स होता है कि उसी टाइम पे उनको सारे चेक्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो उन चेक्स के क्लियरेंस के लिए ये जो MICR होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है और उसी के लिए इसे यूज किया जाता है। इसे याद रखना है, इसमें 9 डिजिट होते हैं और ये सारे न्यूमेरिक कोड होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले जो हमने IMPS पढ़ा था, सॉरी IFSC पढ़ा था, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कोड होते हैं जिसमें 9 डिजिट्स होते हैं और इसे यूज़ किया जाता है चेक क्लियरेंस के लिए, ठीक है। इसका देख लीजिए परफॉर्मेंस किस तरीके से है। 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। पहला जो 3 डिजिट होता है वो आपकी सिटी का कोड होता है कि आप पर्टिकुलर किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा जो होता है वो बैंक का कोड होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो ब्रांच का कोड होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही सिटी में आपके उसी बैंक के कई सारे ब्रांचेस होते हैं, तो हर ब्रांच को एक अलग अलग कोड दिया जाता है। तो उससे आप ये सिग्निफाई कर सकते हैं कि कौन सी सिटी से ये चेक बिलोंग कर रहा है, कौन से बैंक का है और जो बैंक है उसके कौन से ब्रांच का ये चेक है। तो ये याद रखिएगा 9 डिजिट का नंबर, ठीक है। ये होता है न्यूमेरिक कोड, न्यूमेरिक कोड, ओके। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो कुछ भी हमने पढ़ा है। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें मेजर पोर्शन जो होंगे कवर होंगे, जैसे कि RBI के क्वेश्चंस, मॉनेटरी पॉलिसी के और बैंकिंग सिस्टम के। आपका जो ये UPP का बैच है ना, इसमें जो ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ये बहुत वास्ट नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरी क्लासेस डेली बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है।
आपको मैं ट्वाइस इन अ वीक देखने को मिल सकती हूँ, बिकॉज मेरे पोर्शंस में बहुत कम है। हार्डली आपकी 10 क्लासेस होंगी और वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम जम के प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी चीज़ में, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।